अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज हमारा लेक्चर है जी एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर। तो इससे पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है और इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है। आपको पता है कि कैपेसिटर क्या होता है। हमारे पास दो सिंपल कंडक्टर्स होते हैं जिनको हम कैपेसिटर की प्लेट्स कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर एक कॉइल होती है यानी कि एक वायर या एक कंडक्टर को लेकर अगर हम उसको इस तरह उसके लूप्स बना दें, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये एक इंडक्टर, इस कॉइल को इंडक्टर बोलते हैं। तो इंडक्टर बनाने का ये तरीका भी है कि आप कोई इंसुलेटिंग मटेरियल लेकर उसके ऊपर किसी वायर को वाउंड कर दें, तो वो भी आपका इंडक्टर है। अब कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है और इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है। तो कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है अपनी प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बिल्कुल इसी तरह जो इंडक्टर है ये एनर्जी स्टोर करता है इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये एनर्जी स्टोर करता है। असल में जो एनर्जी स्टोर होती है ना इंडक्टर के अंदर या कैपेसिटर के अंदर, वो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी के तौर पर स्टोर होती है। अगर हम एनर्जी को इस तरह से विजुलाइज करना चाहें ना, जब हम ये कहते हैं कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, या हम ये कहते हैं कि जी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, इसको विजुलाइज करना मुश्किल है। एक्चुअली एनर्जी जो स्टोर होती है वो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी होती है या चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस सेंस में एनर्जी स्टोर होती है, चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में या चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। क्लियर हो गया। तो उसको हम कहते हैं इस तरह से हैं, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो रही है। और कंडक्टर में, यहाँ पर कंडक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिस तरह हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से यहाँ पर एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसी चीज़ को हमने अब आगे चल के एक्सप्लेन करना है। तो कहानी हम अपनी शुरू करते हैं यहाँ से। हमारे पास ये एक कॉइल है जिसको हम इंडक्टर बोल रहे हैं। इसको हमने एक डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वैसे अगर आप ज़्यादा अच्छा इसको समझना चाहते हैं, यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर बाय इंडक्टर है, तो हमें यहाँ पर एक एसी बैटरी या एसी सोर्स यूज़ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम डीसी सोर्स यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक स्विच नज़र आ रहा है जी। जो ही हम इस स्विच को क्लोज़ करेंगे, तो स्विच क्लोज़ करते साथ ही देखें ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है जी। और ये इस करंट की डायरेक्शन है जो यहाँ पर हमने ब्लैक एरोज़ के साथ इसको रिप्रेजेंट किया है। अगर ये एरो छोटे हैं तो हम ये बड़े एरो लगा लेते हैं जी, तो अब ये आपको क्लियर नज़र आएगा। तो ये करंट हमारा इस डायरेक्शन में इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये जो बैटरी है जिसका पोटेंशियल है V, ठीक है, इसमें कोई इंस्टेंटेनियस करंट प्रोड्यूस करेगी। अब लेट सपोज कि ये जो पोटेंशियल V है, इसकी वजह से इस इंडक्टर के अंदर जो करंट आ रहा है, जो करंट डिवेल्प होना है, ठीक है, जो मैक्सिमम करंट डिवेल्प होना है, दैट इज I। यानी कि V वोल्टेज के साथ इस इंडक्टर के अंदर जो मैक्सिमम करंट हम डिवेल्प कर सकते हैं वो हमारे पास है I। अब आपको पता है कि करंट एकदम से तो सेटअप नहीं हो जाता, ठीक है। शुरू में जिस वक्त ये स्विच ऑफ था, उस वक्त करंट जो है, उस इंस्टेंट पे जो करंट है वो ज़ीरो था। उसके बाद जो ही आपने स्विच क्लोज किया, ठीक है, करंट फ्लो करना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता करंट जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करता गया और फाइनली करंट जो है वो अपनी इस वैल्यू को पहुंच गया जिसको हम कह रहे हैं I। अब ज़ीरो से I होने के दरमियान करंट की वैल्यू में चेंज आया। जब करंट में चेंज आएगा, तो हमने पढ़ा हुआ है कि हर करंट के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है सिंपली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। इसका मतलब है कि जो जो करंट बढ़ेगा उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो करंट डेवलप हो रहा है, ग्रेजुअली जो करंट यहाँ पर सेटअप हो रहा है, जो जो उस करंट की वैल्यू ज़ीरो से I तक बढ़ती जा रही है, ठीक है, इस इंटरवल में यानी कि ज़ीरो से I होने के दरमियान जो टाइम है, इस टाइम में मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अंदर चेंज हो रहा है। तो कंडक्टर के अंदर जो है, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन यूं करके बना लें, ठीक है, तो जो जो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, इस इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है करंट की वजह से, क्योंकि हमने कहा है कि जहाँ कहीं भी करंट होगा वहाँ पर उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर होगा। सो यहाँ पर शुरू में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद जो है वो कम होती है। आहिस्ता आहिस्ता जो जो करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद भी बढ़ती जाती है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इस इंडक्टर में से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। अब हमने ये पढ़ा कि जी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। ये पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है सेल्फ इंडक्शन में। तो इस करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर एक इंड्यूस ईएमएफ आ गया।
अब वो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो भी यहां पर इंड्यूस करंट पैदा करेगा। तो जो इंड्यूस करंट है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है, अब ये इंड्यूस करंट आया किस वजह से? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने पढ़ा। लेकिन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये जो इंड्यूस करंट है इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये हमारा जो अप्लाइड करंट है, ठीक है, इसको अपोज करेगा। तो हमारा जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन हमारे अप्लाइड करंट के ऑपोजिट होगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा करंट जो है इसके अंदर जो हमारा अप्लाइड करंट है अगर वो करंट आई रहे, क्योंकि अब उस करंट को अपोज करना शुरू कर दिया है, किसने अपोज करना शुरू कर दिया है? इंड्यूस करंट ने। अगर हम करंट की वैल्यू को आई ही रखना चाहते हैं तो बैटरी को अब एडिशनल वर्क करना पड़ेगा इन चार्जेस के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से इन चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो वो जो वर्क बैटरी एडिशनली करेगी इन चार्जेस के ऊपर ताकि करंट की वैल्यू आई रहे, ताकि इंड्यूस करंट को हम ओवरकम कर सकें, इंड्यूस करंट पर काबू पाकर अपनी जो करंट की वैल्यू है, ये वाले करंट की वैल्यू, इसको आई ही रख सकें, तो बैटरी को एडिशनल वर्क करना पड़ेगा और वही एडिशनल वर्क जो है वो चार्जेस के अंदर स्टोर हो जाएगा उनकी एनर्जी के तौर पर, ठीक है जी। तो जिसे हम कहते हैं एनर्जी स्टोर बाय द इंडक्टर, और ये एनर्जी इस मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो रहा है। अब इसके लिए हम मैथमेटिकल ये सारा जो कंसेप्चुअल इसका था सारा इसकी जो डिस्कशन थी वो हमने कर ली है। तो अभी हम इसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो ड्राइव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा है कि जी वर्क जो होता है वो हमारे पास होता है Q डेल V, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रिसिटी में इसकी डेफिनेशन पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय, एक्चुअली ये डेफिनेशन आई यहाँ से है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से अगर हम W निकालें तो W आएगा Q डेल V। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डिवेल्प हुआ है इंड्यूस करंट की वजह से उसको हम कहते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। इसका मतलब है कि डेल वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? EL। ये भी वोल्टेज ही है लेकिन ये इंड्यूस ईएमएफ है, ठीक है। सो हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Q इंटू EL। तो ये हमारे पास वो वर्क है जो वर्क बैटरी एडिशनली कर रही है चार्जेस के ऊपर, और यही वर्क यहाँ पर स्टोर हो रहा है एनर्जी के तौर पर, ठीक है। तो अभी हम निकालते हैं जी एनर्जी। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ पुट कर दें। ये देखें जी, ये जो हमारा मैं इसको वर्क की वैल्यू को यहाँ लिखता हूँ जी। वर्क हमारे पास आ गया जी, हमारे पास जो नेट चार्ज है दैट इज़ डेल Q और मल्टीप्लाई बाय इंड्यूस ईएमएफ। अब इससे पिछले टॉपिक में हमने इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू निकाली हुई है, तो वो हमारे पास क्या आई थी? वो हमारे पास आई थी EL इज इक्वल टू L इंटू डेल I ओवर डेल T। अब ये वैल्यू EL की आप यहाँ पुट करें तो वर्क डन का मतलब एनर्जी ही होता है। सो मैं यहाँ पर इसको एनर्जी भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया एनर्जी इज इक्वल टू डेल Q, तो एज इट इज़ रहने दें, और EL की जगह लिख दें L इंटू डेल I ओवर डेल T। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को यूँ भी लिख सकता हूँ, ये जो डेल T है मैं अगर इसके साथ लिख दूँ तो ये मेरे पास आ गया डेल Q ओवर डेल T इंटू L और डेल I, ठीक है जी। अभी इन टर्म्स को ज़रा हम अलग अलग से डिफ़ाइन करते हैं। ये देखें जी, हमारे पास ये जो डेल Q ओवर डेल T है ये एक्चुअली हमारे पास एवरेज करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी? एवरेज करंट, ठीक है। अब एवरेज करंट क्या था? शुरू में हमने कहा था करंट ज़ीरो था, उसके बाद करंट I हो गया, ठीक है। तो एवरेज करंट कैसे निकालेंगे? शुरू वाला करंट I1 प्लस I2 और डिवाइडेड बाय 2। I1 क्या था? शुरू में ज़ीरो था। I2 क्या हो गया? I और डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर हमारे पास आ गया I बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया जी डेल Q ओवर डेल T की वैल्यू, या इसको आप एवरेज करंट भी कह सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी डेल I की। ये हमारे पास डेल I है, ठीक है, चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। तो फाइनल करंट हमारे पास I था, इनिशियल ज़ीरो था, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी? ये हमारे पास I आ गया। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट कर दें इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को नाम दे लें इक्वेशन 2 का, ठीक है जी। तो इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास एनर्जी आ गई, एनर्जी इज इक्वल टू डेल Q ओवर डेल T। इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह आएगा I बाय 2, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाय 2 I मल्टीप्लाई बाय L वैसे ही आएगा, और मल्टीप्लाई बाय डेल I मेरे पास आया है I। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर 2 LI स्क्वायर। इसका मतलब है कि एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द इंडक्टर,
ठीक है। तो एनर्जी स्टोर जो होती है इंडक्टर में, ठीक है, वो करंट के प्रोपोर्शनल होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे अपने कैपेसिटर में निकाला एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो कैपेसिटर में क्या था, एनर्जी वाज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और यहाँ पर जो इंडक्टर है, यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर है ये प्रोपोर्शनल, क्योंकि एल कांस्टेंट है तो एनर्जी स्टोर इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। लेकिन हमने एक बात कही है कि ये एनर्जी स्टोर होती है इन मैग्नेटिक फील्ड, तो अब इस एनर्जी को हम इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें एल और आई की वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है जी। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था हमारा जो नेट फ्लक्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और अगर हम यहाँ से इस प्रोपोर्शनैलिटी को सिंप्लीफाई करें, यहाँ एक कांस्टेंट आएगा एल एंड दैट इज़ एल आई, और यहाँ से अगर एल की वैल्यू निकाल लें तो ये बन गया एन फाई ओवर आई। अब यहाँ पर हमने फाई का वैल्यू पुट करना है, ठीक है जी। फाई हमारे पास क्या होता है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये हमारे पास होता है बी इंटू ए, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड को आप लिख सकते हो क्योंकि ये एक इंडक्टर है, एक कॉइल है, एक सोलेनाइड की तरह का, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनाइड का, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होता है म्यू नॉट एन आई इंटू ए। ये फ्लक्स आ गया। अब फ्लक्स की ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास आ गया एल इज इक्वल टू, अच्छा एन इंटू फाई की जगह पुट कर दें म्यू नॉट एन आई ए और डिवाइडेड बाय आई से आई कैंसिल हो गया, तो एल इज इक्वल टू एन म्यू नॉट एन इंटू ए। अच्छा, ये जो कैपिटल एन है ये कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को, और जो स्मॉल एन है ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि स्मॉल एन जो है ये बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल एन सिंपल नंबर ऑफ टर्न्स है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो तो ये स्मॉल एन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कैपिटल एन की वैल्यू निकाल लूँ तो ये एल डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, सो कैपिटल एन की वैल्यू हमारे पास आ गई स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय एल। अब इस वैल्यू को अब यहाँ पुट करें तो हमारे पास जो इंडक्टेंस है ये बराबर आ गई जी एन की जगह एन एल म्यू नॉट एन और ए, तो ये हमारे पास एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर म्यू नॉट एल और ए। तो ये हमारे पास इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। तो इस इक्वेशन में हमने एक तो इंडक्टेंस की वैल्यू पुट करनी थी, दूसरे करंट की वैल्यू पुट करनी थी। सो इसी तरह से हम करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। हमने पढ़ा कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, अगर मैं यहाँ से I निकाल लूँ तो ये मेरे पास आएगा B ओवर म्यू नॉट एन। चलें जी, ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर दें जी, ये करंट की वैल्यू और ये वैल्यू, इसको इक्वेशन 3 बोल लें। इक्वेशन 3 के अंदर इंडक्टेंस की और करंट की वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, ये हमारे पास आएगी 1/2 एल की जगह हम पुट कर देंगे जी एन स्क्वायर म्यू नॉट एल इंटू ए, और मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर की जगह ये पुट कर देंगे, ये बन जाएगा बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट स्क्वायर और एन स्क्वायर। अब यहाँ पर जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करें, ये एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कैंसिल हो गए, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा जी, हमारे पास बचा एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर इज इक्वल टू 1/2 एल ए बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक म्यू नॉट बच गया। तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी स्टोर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अब ये मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में आ गई, यहाँ पर इंडक्टेंस और करंट की टर्म्स में आ रही थी। इसके बाद हम एनर्जी डेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी जो होती है हमारी, दैट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर हमारे पास क्या आई है, एनर्जी स्टोर हमारे पास आई है 1/2 एल इंटू ए बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब यहाँ पर जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं इनको कैंसिल कर दें, तो हमारे पास फाइनली जो एनर्जी डेंसिटी है इनके एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर, वो हमारे पास क्या आ गई 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। सो म्यू नॉट यहाँ पर क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लें जनाब, तो ये हमारे पास आ गई जी सिंपली एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कहाँ पे हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इंडक्टर में कहाँ पे स्टोर हो रही है, इंडक्टर में स्टोर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होने या मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होने का मतलब क्या है, इसको इस तरह से विजुअलाइज किया जा सकता है कि चार्जेस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है या पोटेंशियल एनर्जी होती है उस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है।
तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया जी। अगर आपको समझ आया है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।